आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी को काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन इस विषय को हम बहुत आसान करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो भी इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, वो बहुत व्यवहारिक चीज़ों से जोड़ के हम आपके घर परिवार से जोड़ के उस चीज़ों को समझेंगे। तो आज के इस क्लास में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। जनरली सभी लोग ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। इन पहलुओं को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, तब हमको ये पता चलेगा कि हमें वास्तविकता में जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेनली, लेकिन इस वीडियो में जो भी आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे वो काफ़ी गहराई के स्तर का रहेगा। आप सभी एग्ज़ामों के लिए आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, और पढ़ाई के क्रम में हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं या अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, ये भी हम सारे डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित है। यानी अर्थशास्त्र यह डिसाइड करता है किसी भी एक सामाजिक स्तर पर या सामाजिक विज्ञान के रूप में कि उस समाज में जो वस्तुएं और सेवाओं का कितना उत्पादन होगा, किस मात्रा में खपत होगा, किस मात्रा में वितरण किया जाएगा, इससे संबंधित इन्हीं को हम अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। और अर्थशास्त्र को हम और किन रूपों में जानते हैं, यानी अर्थशास्त्र जैसे कि इस शब्दों में छुपा हुआ है। अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब अध्ययन। तो धन के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं और हमेशा इसको हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो है वो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ओकियोस से और प्लस नोमस से मिलके बना है। ओकियोस का मतलब होता है घरेलू या डोमेस्टिक, या नोमस का मतलब प्रबंधन या मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। और इकोनॉमिक्स की दोबारा ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स को हम हमेशा दो शाखाओं में तोड़ के हम पढ़ते हैं, एक है समष्टि अर्थशास्त्र और एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं, इसके जो जनक हैं वो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था में इसकी जो अप्रोच है, अवधारणा है, वो बड़ी है। यानी कि ये पूरे आप देख रहे हैं ये पूरे संपूर्ण स्तर पर पूरे देश स्तर की बात करता है। जबकि इसकी दूसरी शाखा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जनक अल्फ्रेड मार्शल हैं और छोटे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी यह एक बड़ी संकल्पना है समष्टि अर्थशास्त्र, और यह एक छोटी संकल्पना है जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। जनरली हमने पहले जाना कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था, अब जानेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। तो अर्थशास्त्र हम हमेशा जो भी किसी भी समाज में वहाँ के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित ये सारी चीज़ों को हमेशा धन के अध्ययन को यानी अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ओकियोस और नॉमस से मिलकर बना है। इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं प्रचलित हैं, एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। हमने इनके जनक को भी देखा, समष्टि अर्थशास्त्र जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया। यह एक बड़ी संकल्पना है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है एक बड़ी संकल्पना है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटी संकल्पना है। आगे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है आप जैसे गोले में देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र जो होता है वो एक बड़ा गोला है, यानी एक बड़ी संकल्पना है। उसके अंदर का जो संकल्पना है यानी उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये जनरली हम व्यवहारिक दृष्टि से ये जान सकते हैं कि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक या जो भी आपके
व्यवहारिक जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। यानी अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, ये भी आपको जानना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। क्या है? एक अधूरा शब्द है। अब ये पूरा कैसे होगा? जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर किसी क्षेत्र का नाम जुड़ जाए, किसी राज्य का नाम जुड़ जाए, तब वो पूरा माना जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये निश्चित हो गया कि हम किस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो निश्चित नाम या निश्चित क्षेत्र का नाम जुड़ जाने से ही ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था है। तो ये चीज़ समझ में आया कि अर्थव्यवस्था क्या है। एक छोटी संकल्पना है, यानी कि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक दृष्टि को या व्यवहारिक अध्ययन को ही हम अर्थव्यवस्था जानते हैं। और यह एक अधूरा शब्द है, ये भी आपको जानना है। अर्थशास्त्र एक अधूरा शब्द है, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, ये चीज़ जानना है। अब ये एक छोटी संकल्पना थी। आगे हमें क्या चीज़ पढ़ना है? आगे हम इस टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें देखने वाले हैं कि प्राचीन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समझ के तहत हम प्राचीन समय से लेकर आज़ादी तक का भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे। उसके बाद आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक की हम घटनाओं को समझेंगे। हम इसको दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ेंगे कि प्राचीन समय से लेके आज़ादी तक। जैसे कि आप देखते हैं कि प्राचीन समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो आप देखते हैं, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो चाहे वो आद्य ऐतिहासिक काल हो। तो उस समय जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो किस पर डिपेंड थी? वो डिपेंड थी आपके वस्तु विनिमय प्रणाली की, यानी एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु हम प्राप्त करते थे। आगे फिर वैदिक सभ्यता या और सारी सभ्यताओं का भी विकास हुआ। तो आप देखते हैं वैदिक सभ्यता के समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उस समय जो अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो थी हमारा गाय को हम एक प्रमुख वस्तु के रूप में जानते थे। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो जाती है तो लोहे की खोज ने सभी लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। और धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं में स्थायित्व यानी कि अस्थायित्व की तरफ हम बढ़ते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि चाहे वो आज़ादी तक आप मिडवल काल को देखते हैं, चाहे वो आप देखते हैं मॉडर्न काल में यानी अंग्रेज़ों के आने के समय तक आप देखते हैं इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें की। जैसे कि आप देखते हैं कि इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जैसे कई सारी व्यवस्थाओं का इन्होंने विकास किया। उसके बाद आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम सबसे पहले हमारे देश की वर्तमान चुनौती या अर्थव्यवस्था की चुनौती क्या थी कि हम कैसे अपने देश को लेके चलेंगे। तो जो हमारा संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, उनमें हम सबसे पहले आप देखते हैं कि भाग 12 और 13 में जो सीधे सीधे आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, भाग 12 केंद्र राज्य का आर्थिक संबंध है। उसके बाद 13 में वाणिज्य व्यापार से संबंधित है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। उसके बाद जब हमारा ये संविधान लागू होता, संविधान लागू होने के बाद आप देखते हैं योजना आयोग बनता है। योजना आयोग ने डिसाइड किया कि किस तरीके से भारत के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं को आधार रखा गया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही हमारे देश का विकास हुआ। अब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो 1 से 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, उन्हीं के माध्यम से हमारे देश का विकास होता रहा। तो धीरे धीरे आगे चल के ये हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस तरीके से हम ये देखने का प्रयास करेंगे प्राचीन समय से लेके आज़ादी तक और आज़ादी से लेके वर्तमान समय तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम
जो विगत वर्ष आपको 2025 तक के महत्वपूर्ण सारे बिंदुओं को इसमें जानकारी मिलने वाली है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट नोट्स या जो भी वीडियो रहेगी ये आप सभी के लिए रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।